So hello my dear students, welcome back again to the video lectures of DSJC। तो बच्चों आपका 12th जून को एक मोशन के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हो गए थे उसके ऊपर बेस्ड एक हमने MCQ क्वेश्चन पेपर लिया था जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको पूछे थे। कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा सॉल्व किया है पेपर, बड़े अच्छे मार्क मिले हैं, बट कुछ बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत भी गई है। तो जिन्होंने प्रॉपर वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे उनको ही प्रॉब्लम गई होगी, अदरवाइज मैंने वीडियो लेक्चर में बच्चों हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको क्लियर करवाया था। कोई बात नहीं, जिनको नहीं जमा उनके लिए भी और जिन्होंने अच्छे से सॉल्व किए तो हम विथ कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन को समझेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है बच्चों 12 जो जून को पेपर हुआ था आपका मोशन का, उसका हमारा जो आंसर की है, मतलब हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उसके आंसर किस वजह से कौन सा आंसर करेक्ट है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पेपर था मेरे हिसाब से तो, बट आपने अगर इसका अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे तो आपको भी काफ़ी इजी ही गया होगा। तो देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। क्या बोल रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम होता है देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, तो ऑब्जेक्ट कैसा मूव होगा, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो बच्चों हमने मोशन वाले जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे। उसमें हमारा जो थर्ड इक्वेशन मिला था S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। सो इसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी सपोज 0 है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो अगर क्या होगा S मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। सही है, ये इक्वेशन हमने डिस्कस कर चुका है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशंस में। तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की जो 3 इक्वेशंस है, फर्स्ट 3 इक्वेशन हमने वो मोशन मतलब वो इक्वेशन किसके लिए बनाए थे, ऐसी बॉडी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक कांस्टेंट रेट से उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, ऐसे एक्सेलरेटिंग बॉडी के लिए ये इक्वेशंस है। सो इक्वेशन ऑफ जो काइनेमेटिक्स पढ़े हैं, ऑल इक्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। सो हमें वही पूछा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम होगा तो ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर जो बी था हमारा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला है बच्चों, फ्रॉम द गिवन VT ग्राफ, VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, इस जो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, y एक्सिस पर हमने वेलोसिटी दिखाया है, x एक्सिस पे हमारा टाइम है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या समझता है, क्या दिख रहा है बच्चों, देखिए दिस एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम, टाइम बढ़ते जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा होगा क्योंकि उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी है। बस इस वेलोसिटी की जो वैल्यू है बच्चों ये क्या दिख रही है आपको, कांस्टेंट दिख रही है वेलोसिटी। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई, ऐसा कुछ ग्राफ है क्या हमारा, नहीं है। हमारे ग्राफ में क्या दिख रहा है, जो वेलोसिटी है जब टाइम 0 था तब भी उसकी वेलोसिटी जितनी थी, इधर जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वेलोसिटी सेम दिख रही है, वेलोसिटी ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। तो क्या बता रहा है हमें ये ग्राफ, क्या हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट में हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी है बट वो कांस्टेंट है। देन क्या बोल रहा है, इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या बोलते हैं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सेम और कांस्टेंट, देन हम बोलते हैं ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन। तो वही तो चीज हो रही है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, मतलब
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होंगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला था? मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब होता है बच्चों? अगर स्पीड इंक्रीज हो रही होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन था। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब हमारी जो स्पीड होती है वो वैरी होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के हिसाब से स्पीड तो कांस्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोला बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में? सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड क्या होता है? आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको उसका पिक्चर दिख जाएगा। बचपन में जो मेला आता था वहाँ पे ऐसा एक झूला होता था जिसमें उसके ऊपर घोड़े, मतलब लकड़ी के बने हुए घोड़े, ऐसे कुछ एनिमल्स होते थे, उसके ऊपर हम बैठते थे और वो घूमता था। तो जब कोई पर्सन, कोई जो बच्चा उसके ऊपर बैठता है तो मेरी गो राउंड में क्या होता है? एक सर्कुलर मोशन करता है ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी पर्सन वहाँ पे बैठा मेरी गो राउंड के ऊपर वो एक सर्कुलर मोशन से घूमता है। तो हमें क्या पूछा है? सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड जो है बोलता है वो कांस्टेंट है, कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इट इंप्लाइज दैट बॉय इज एट रेस्ट। उसके पास स्पीड है तो वो रेस्ट में रहेगा क्या? नहीं। मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए कि अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है ना। हम यही पढ़े हैं कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर तो स्पीड कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन कब होता है बच्चों? जब वेलोसिटी चेंज होती है। स्पीड चेंज होने से नहीं, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी अगर चेंज होती है, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो हमने पढ़ चुके ये कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था बच्चों। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ये बोलते हैं हम स्पीड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा दिया है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट डायरेक्शन भी कांस्टेंट है क्या? अगर डायरेक्शन भी चेंज हुई तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। सो सर्कुलर मोशन जब हमने पढ़े थे, सर्कुलर मोशन में बच्चों क्या होता है? जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो एट एवरी स्टेज, एट एवरी पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस एंड इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये चीज मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे, इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा? बिकॉज एट एवरी स्टेज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, और डायरेक्शन भी चेंज हुई तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है मतलब इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो जितने भी टाइप के सर्कुलर मोशन आपको दिखेंगे हमेशा याद रखना इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। सो मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, ये भी गलत है। इन एक्सेलरेटेड मोशन, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट में क्या बोला है? मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी is the correct option for this question. Getting? Now move on to the next question, that is question number 4. It is very simple question. Most of the बच्चों ने सही सॉल्व किया इसको। क्या बोला है बच्चों यहाँ पर? A particle is moving in a circular path of radius r. एक
पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसके रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। ये क्या है हमारा यहाँ पर, दिस इज द सेंटर और ये हमारी रेडियस है, ठीक है। तो कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसके रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो क्या बोलता है, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ हाफ सर्कल। हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सपोज देखिए यहां से ऑब्जेक्ट ने मोशन शुरू किया, शुरू करने के बाद वो ऐसा घूमते हुए यहां पर आया, ये हमारा क्या है, सेकेंड, मतलब यहां पर हमारे जो पार्टिकल है उसकी हाफ सर्कल की पोजीशन कंप्लीट हो गई, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। अब यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है बहुत बढ़िया से डिस्कस किए थे। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर बच्चों इनिशियल पॉइंट कौन है, हमारा ए है इनिशियल, और फाइनल पॉइंट कौन है, बी। तो ए से बी को आने के लिए ये एक रास्ता था, ये भी एक रास्ता था, और बहुत सारे रास्ते हैं, बट इन सारे रास्तों में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है, ए से बी, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है ना। सो हमें वही पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ड्यूरिंग द हाफ सर्कुलर मोशन का, ए से बी आ रहे तो आर प्लस आर दैट इज ट्वाइस आर, मतलब डायमीटर के बराबर। सो हमें डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा ड्यूरिंग द हाफ सर्कल वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्वाइस आर। गेटिंग very simple question. Now move on to the next question, that is question number 5. क्या बोला है, which of the following can sometimes be zero for a moving body। नीचे दिए गए कुछ इनमें से कुछ ड्यूरिंग द क्या बोला है, जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी, मतलब बॉडी मूव हो रही है तो भी वो जीरो हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है, यस। इफ द इनिशियल पोजीशन, देखो ए से बी पर गया ऑब्जेक्ट और फिर बी से सपोज 5 मीटर ए से बी गया, फिर बी से ए फिर से आया 5 मीटर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, 10 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, बिकॉज इनिशियल पोजीशन और घूम के आने के बाद फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो कितनी है, जीरो है, क्योंकि ए से बी गया और फिर बी से वापस ए पर ही आया वो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बॉडी मोशन कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, बट अगर उसका इनिशियल और फाइनल पाथ अगर जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, है ना। सो एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, यस। सो ये एक हमारा ऑप्शन है जो करेक्ट है, मतलब जीरो हो सकता है। सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल, कोई बॉडी मोशन कर रही है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस नेवर बी जीरो, क्योंकि हम देखो इनिशियल पाथ से फाइनल गए, फाइनल से फिर इनिशियल पे आए, तो डिस्टेंस कितना हुआ 10, डिस्टेंस जीरो हुआ क्या, नहीं। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, तो ये जो क्वांटिटी है जीरो नहीं हो सकती। एवरेज स्पीड, स्पीड मतलब अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अगर जीरो नहीं हो सकता तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो भी जीरो नहीं हो सकती है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। सो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसी दो क्वांटिटीज है जो मूविंग बॉडी होने के बावजूद जीरो हो सकती है। तो देखिए हमारे ऑप्शन में ओनली वन नहीं, ओनली सॉरी 1 and 2 ये भी नहीं है, 1 and 4, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा हमारा, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज
क्वांटिटी नंबर 1 एंड क्वांटिटी नंबर 4 कैन बी 0 ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, तो चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। वेलोसिटी और मूविंग बॉडी के बीच में मतलब कौन सी चीजें यहाँ पर सही हो सकती है ना, करेक्ट बोला है ना, करेक्ट रिगार्डिंग द वेलोसिटी एंड स्पीड। तो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड, ऐसा हो सकता है क्या? वेलोसिटी मतलब क्या होता है, अभी तो 2 मिनट पहले समझाया कि वेलोसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, उसमें मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी डायरेक्शन भी होगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी ही स्पीड होता है, तो जितनी स्पीड होगी उतना ही वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड होगा, सेम रहेगा। सो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड, कभी नहीं हो सकती है, हमेशा सेम रहेगी। सिर्फ क्या होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन को तो हम कंपेयर नहीं कर रहे। देन स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है वो उसकी वेलोसिटी होती है, बोलता है इन अ गिवन डायरेक्शन। स्पीड जो है वो वेलोसिटी के बारे में क्या बोला है यहाँ पे, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी। स्पीड किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी है बोलता, ऐसा नहीं है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। और फाइनल आंसर में क्या बोला है, मतलब फाइनल ऑप्शन में वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो देखो इन दोनों में आप कंफ्यूजन हो सकते हो, तो आप ये सबसे प्रॉपरली जो लिखा है ऑप्शन डी में देखो, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी मतलब क्या है, उसकी स्पीड अलोंग विथ सम डायरेक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बच्चों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, तो ये चीज आप थोड़ा सा क्लियर रखिए, कोई बात नहीं, अभी गलती हुई मगर आगे आपकी गलतियां नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ये सब चीजें आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाने का मतलब वही है कि आप जो कंफ्यूजन हुए होंगे उस कंफ्यूजन को हमें इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, पेपर सॉल्यूशन के थ्रू आपको पूरा क्लियर कराना है। नाउ नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखिए, क्या बोला था, when a car driver traveling at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड applies a brake, कोई कार ड्राइवर है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, ब्रेक अप्लाई किया एंड ब्रिंग द कार टू द रेस्ट इन 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में क्या कर दिया उसने, रेस्ट में ला लिया। मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। पहले कितने स्पीड से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी 10 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में आ रहा है ब्रेक लगाने की वजह से, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और इस सब करने में हमको कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड। सो टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है, 20 सेकेंड। और क्या पूछा है, देन द रिटार्डेशन विल बी, तो रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। जब हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है तो ऐसे केस में हम कहते देयर इज अ रिटार्डेशन, और हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से अगर ज्यादा है तो वहां पर होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों एक ही चीज है बट एक दूसरे की अपोजिट है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर निगेटिव में आ गई समझ जाइए इट इज अ रिटार्डेशन। तो क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन निकालते तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी तो हमारी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 20, तो -10/20 मतलब कितना हो जाएगा -1/2। तो क्या ऑप्शन है, -1/2 मतलब ही -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आंसर माइनस में आ रहा तो इट इज रिटार्डेशन। सो ऑप्शन नंबर सी है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमने कुछ प्रैक्टिस भी करवाए थे है ना, जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, उसमें ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए।
So option number C is our correct option. Now next question number 8. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा था। अगेन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था बच्चों, ये है ना। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 4 cars A, B, C and D are moving on a leveled straight road। कोई स्ट्रेट रोड पर 4 कार है जो चल रही है। Their distance time graph, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हमें चारों कार का, as shown in figure। Which of the following is the correct statement regarding the motion of the car? या आपका इतना पोर्शन थोड़ा कट गया, आपके पास पेपर है, तो ये जो 4 स्टेटमेंट दिए उसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें एकदम करेक्ट एप्रोप्रिएट लग रही है। तो क्या बोला है, कार ए इज फास्टर देन कार डी, है ना। कार ए की वैल्यू क्या बोला है, फास्टर है। देखिए ये टाइम है इधर, है ना, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस अगर ज्यादा कवर करता है तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, सिंपल सी बात है। तो देखिए कोई भी 2 पोजीशन पकड़ लीजिए, ए मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया किसने, तो कार ए इज फास्टर देन डी। जो कार ए है बोलता है वो डी से फास्टर है क्या, है क्या। देखिए ये स्लोप जो है वो क्या दिखाते हैं बच्चों, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो डिस्टेंस और टाइम मिलकर हमें क्या मिलती है, क्वांटिटी, स्पीड मिलती है। स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से हमें जो ये स्लोप दिख रहे हैं ना, ये स्लोप क्या दे रहे, किसकी वैल्यू बताने वाले, स्पीड की। तो जिसका स्लोप बड़ा है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, और जिसका स्लोप सबसे कम रहेगा उसकी स्पीड सबसे कम रहेगी। तो यहां पे कार ए इज फास्टर देन कार डी बोल रहा है, कार ए की जो स्पीड है डी से ज्यादा है क्या। देखो बरा, यहां से भी देख सकते हम, सपोज इस पर्टिकुलर टाइम पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना। और कार डी की बात देखो, इसी पर्टिकुलर टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना। मतलब कौन ज्यादा फास्टर है, कार डी ज्यादा फास्टर है कार ए से। और यहाँ पे क्या बोला है, कार इज फास्टर देन कार डी, सो इट इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है, कार बी इज द स्लोवेस्ट, सबसे कम स्पीड से कौन सी कार चल रही बोल रहा है, बी। तो देखिए इन चारों जो ग्राफ में दिख रहा है ये स्लोप बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सबसे कम स्लोप किसका है, कार बी का। इसने ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर किया, मतलब इसकी स्पीड क्या रहेगी, सबसे कम। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार बी इज द स्लोवेस्ट, इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो ये जहां पर भी आपको ग्राफ आए, 2 क्वांटिटी के बीच का ग्राफ है, तो इन दोनों क्वांटिटी से तीसरी क्वांटिटी कौन सी मिलती है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो स्लोप है वो स्लोप क्या डिनोट करते हैं, उस थर्ड पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को। तो आगे ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको ये चीजें काम आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब क्या कह रहा है, अ वर्कर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। एक वर्कर है जो अपने घर से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम इट्स हाउस टू इट्स वर्क प्लेस, एंड 10 किलोमीटर टूवर्ड्स हिज हाउस बैक, और 10 किलोमीटर फिर से वो वापस आया अपने घर के तरफ। देन डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द वर्कर इन द होल ट्रिप। तो इस पूरे ट्रिप में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्या बोलेंगे। सपोज, एक मिनट, अभी हमें कैसी पाथ है बच्चों ये नहीं बताया वहां पे, है ना। पाथ के बारे में हमें पता नहीं है, बट हम अज्यूम करेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ है सपोज। सपोज ए पॉइंट पे उसका घर होगा और बी पॉइंट पर उसका वर्क प्लेस होगा। तो ए से बी वो कहाँ गया, 40 मीटर गया, या 40 किलोमीटर गया पहले। फिर क्या बोलता है, वर्क प्लेस यानी बी पॉइंट से फिर से 10 किलोमीटर टूवर्ड्स इट्स हाउस यानी पीछे आ गया, यहां से फिर इधर आ गया। वो कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर।
तो एक्चुअली उसकी इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ, ये इनिशियल हो गई है ना, और ये उसकी फाइनल पाथ होगी। तो टोटल डिस्टेंस था 40, उसमें से 10 कम हो गया क्योंकि यहां पर आ गया फाइनली, मतलब 40 में से 10 को माइनस कर दो तो क्या रहेगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ, जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगेन इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अभी क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है हमारा वेलोसिटी, है ना, ऑप्शन जो डी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहा तो एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहा तो वेलोसिटी। इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। So now question number 11, acceleration is a vector quantity, we all know that, which indicates that its value। तो acceleration एक vector quantity है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो हमने पढ़ चुके, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी है ना। और हमने वहां पे पढ़ चुके थे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू, निगेटिव भी हो सकती है क्योंकि डायरेक्शन है इनके पास, डायरेक्शन अगर अपोजिट आ गई तो वो हम उसी को क्या कहेंगे, मतलब निगेटिव वैल्यू है। सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव किसके लिए दिखाते हैं हम, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है और एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आई थी तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, बट इट इज अ निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इन अ फ्री फॉल the velocity of stone is increasing equally in equal interval of time। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, in equal interval of time under the effect of gravitational force of the earth। कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब क्या होता है, इसको छोड़ दूंगा तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या आ जाएंगी, कंटिन्यूअसली नीचे आते जाएंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे वो बॉडी नीचे आएंगी फोर्स बढ़ता है, इसके वजह से उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, मतलब वो एक्सेलरेट करेंगी। बट एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ स्टोन इंक्रीजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो इक्वल रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है बच्चों कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है। सो क्या पूछा है, देन व्हाट कैन वी से अबाउट द मोशन ऑफ द स्टोन वेदर द स्टोन इज हैविंग। सो पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पहला ही हमारा आंसर है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमारी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था। Now move on to the next question, that is question number 13। क्या पूछा है, an object travels 40 meter in 5 seconds and then another 80 meter in 5 seconds, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 40 plus 80 that is 120 मीटर, और पहले 40 और दूसरे 80 में दोनों ही वक्त 5 सेकेंड लग रहे, मतलब टोटल टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हो वो 10 सेकेंड। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करते हैं हम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, सो वी विल गेट द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बच्चों वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 40 plus 80 दैट इज 120 मीटर डिवाइडेड बाय 5 plus 5 मतलब 120 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, क्या हो जाएगा
10 से इसको डिवाइड करूंगा तो 12, मतलब एवरेज स्पीड कितनी होगी 12 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही सॉल्व किए। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अगेन सेम क्वेश्चन बेस्ड, जो मैंने उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना था और फिर वही फार्मूला यहाँ पे हमें बताना था। मतलब यहाँ पे क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी बोला। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज जब भी निकालना है तो क्या करोगे, इनिशियल प्लस फाइनल इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज निकल जाता है। ये फॉर्मूला भी हमने क्लास, मतलब जो वीडियो लेक्चर्स हुए वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। हमें वही पूछा एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, सो वी विल गेट द एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल थी, बढ़ते बढ़ते गई और फाइनल थी सपोज 50 मीटर पर सेकेंड, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो क्या करोगे, दोनों का सम करिए, डिवाइडेड बाय 2 करो, सो वी विल गेट द एवरेज वेलोसिटी। सो ऑप्शन नंबर सी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बस आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो आपने जब पढ़ाई किए तो ये सब चीजें आपको क्लियर करवाया था मैंने। नाउ क्वेश्चन 15 में क्या पूछा है, एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सिंपल, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी है ना, क्या है यहाँ, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, अगेन इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन में बताया था, जिन दो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के बीच का ग्राफ है उससे जो थर्ड क्वांटिटी मिलती है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, तो इनके बीच से जो ग्राफ मिलेगा, मतलब ये जैसे सपोज एक ग्राफ मिला, एक लीनियर कर्व है, एक स्लोप कहते हैं हम, तो इन दो फिजिकल क्वांटिटी का जो स्लोप रहेगा वो कौन रहेगा, इन दोनों से जो क्वांटिटी बनती है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैसे पता चलेगा, उसके स्लोप से। ये जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। सो क्या बोलता है, एक्सेलरेशन किससे डिनोट होगा इस ग्राफ से, इज डिनोटेड बाय द पैरेलल line parallel to the time axis at any point on the distance axis, नहीं। then second क्या बोला, equal to the slope of the graph, yes, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, इन दोनों क्वांटिटी के बीच का जो स्लोप रहेगा वो बताएगा कि इन दोनों से जो क्वांटिटी बनती है दैट इज द एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। उसी तरह मिलता जुलता सेम क्वेश्चन था, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव। डिस्टेंस और टाइम से मिलकर क्या बनता है, स्पीड। सिंपल है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो इट रिप्रेजेंट द स्पीड। तो ऑप्शन नंबर सी ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 17 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, उस स्लोप के अंडर में जो एरिया रहता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब चीजें आपने क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग। कोई बॉडी है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है बट फिर भी वो एक्सेलरेशन कर रही। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। स्पीड चाहे कांस्टेंट रहे ना, बट डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। सो अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड, किसी स्ट्रेट रोड पर कांस्टेंट स्पीड से मूव रही है, तो मुझे बताओ उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट पाथ में चल रही है। अ बॉडी मूविंग विथ इन अ हेलिकल पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ये भी हमारी केस नहीं है, एकदम सिंपल सा जिसका आंसर है
कि सर्कुलर मोशन, जहां पर भी आपको सर्कुलर मोशन दिखा तो आप समझ लेना इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। देन थर्ड ऑप्शन में अ बॉडी मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। अब हेलिकल मोशन में आप कंफ्यूजन नहीं होना है। हेलिकल मोशन में क्या होता है, इस तरह से सर्कुलर पाथ भी होती है बट उसका जो मोशन होता है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आगे आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। तो कांस्टेंट स्पीड में बट सर्कुलर पाथ में घूम रही है, कौन सा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और मैंने कहा हो कि चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहे या नॉन यूनिफॉर्म, इन द बोथ केसेस द मोशन इज एक्सेलरेटेड because every time in a circular motion there is a change in a direction of velocity. So option number C here is the correct option। जो पूछा था हमें कि जब स्पीड कांस्टेंट रहेंगी फिर भी बॉडी एक्सेलरेशन कर रही है, तो ऐसा कब होगा, जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होगी। Now move on to the next question number 19. Again it is very simple question। A car of mass 100 kg, एक कार है जिसका मास है 100 किलोग्राम, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज होरिजेंटल, होरिजेंटल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई बॉडी है जिसका मास है 100 kg, जो इनिशियली कितने स्पीड से घूम रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसका वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है कैसा है, बोलता है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस को पैरेलल रहेगा। ऐसा ही हमने स्टार्टिंग के एक प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके, मैंने वहां पे समझा दिया हूं आपको कि अगर यहाँ पे इस तरह से कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राफ दिख रहा है टू द टाइम एक्सिस, इसका मतलब क्या है, स्पीड कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एवरी टाइम उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, ना तो कम हो रही है ना तो ज्यादा हो रही है। तो आगे क्या पूछा है, देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड, तो 25 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब भी जितनी थी उतनी ही कहीं 25 सेकेंड के बाद देखोगे वहां पर भी सेम ही रहेगी, क्योंकि ये जो ग्राफ क्या बता रहा है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेम है, कांस्टेंट है। सो एट द एंड ऑफ 25th सेकेंड द वेलोसिटी विल बी सेम एज बिफोर, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज हियर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is the most likely not a case of uniform circular motion। 4 ऑप्शन दिए, 4 अलग अलग केसेस है, इसमें से कौन सी केस यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ नहीं हो रहा है, तो देखिए मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हमारी अर्थ सन के अराउंड कंटिन्यूअसली रिवॉल्यूशन कर रही है और उसके रिवॉल्यूशन को मतलब कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं, हालांकि थोड़ा सा आवर्स का डिफरेंस होता है बट इट इज निग्लिजिबल। तो हमारी अर्थ क्या हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। यस, मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, बचपन में जिद किए होंगे पापा हमें ट्रेन लेके दीजिए, तो ओरिजिनल ट्रेन तो नहीं लेके दिए होंगे आपको, मगर खिलौने वाली जो ट्रेन होती है उसकी एक सर्कुलर ट्रैक होती है, उसमें आप सेल लगाओ, स्टार्ट कर दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए, ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से घूमते रहेगी, मतलब इट इज आल्सो अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज उसकी स्पीड तो कांस्टेंट ही रहती है। थर्ड क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब आप सबने ये चीजें तो टीवी में देख चुके हैं, सर्कुलर ट्रैक में जब रेसिंग ट्रैक में कार जाती है तो एकदम से स्पीड बढ़ती है, कोई कार आई तो उसको स्पीड कम करना पड़ता है, टर्निंग आई तो स्पीड में चेंजेस करना पड़ता है। तो सर्कुलर ट्रैक में, रेसिंग ट्रैक में स्पेशली कभी भी व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं हो सकते, उनकी स्पीड
हमेशा कम ज्यादा वैरी होती रहती है। सो थर्ड जो है ये डाउटफुल दिख रहा है। और फोर्थ क्या है, मोशन ऑफ अवर हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक, चाहे अवर हैंड रहे, मिनट हैंड रहे, सेकेंड हैंड रहे, हर एक हैंड एक कांस्टेंट स्पीड से घूमते रहते हैं, मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कर रहे। सो ऑप्शन नंबर जो सी है, दिस इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ऑप्शन नंबर जो सी था बच्चों हमारा इस क्वेश्चन में, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो ये भी बहुत से क्वेश्चन, बहुत से बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया सही सॉल्व किए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन तो छोड़िए, डिस्प्लेसमेंट है तो उसके पास डायरेक्शन भी होती है, तो उसका मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन छोड़ दीजिए। तो ऐसी कौन सी केस है बोलता है जिसमें डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये तो आप सभी को क्लियर है। अब ऐसा कहा कौन सी ट्रैक होगी जहां पर हमेशा जो हमारा डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों इक्वल हो जाए। सिंपल है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, सही है ना, को जब हम कोई स्ट्रेट पाथ पर अगर मोशन कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कोई रास्ते के बीच के दो पॉइंट है, तो अगर ये स्ट्रेट पाथ होगी तो हमें यही जाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस भी उतना ही होगा और शॉर्टेस्ट पाथ मतलब डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, है कि नहीं। सो चलिए पढ़ते वन बाय वन। इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, पहले ही ऑप्शन में मिल गया हमारे आंसर। दूसरे इसमें क्या बोला, कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का तो हमने एग्जांपल देख चुके, सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। हाफ सर्कल पे घूमोगे तो डिस्टेंस 2πr होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, सिर्फ ट्वाइस आर, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पढ़े। पर जो पेंडुलम है, पेंडुलम कैसा मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है, सभी को पता है। तो जैसे ही देखिए, सपोज ये उसका इनिशियल पोजीशन होगा, ये फाइनल पोजीशन है ना, तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ ये हो सकता है, बट डिस्टेंस तो यही होगा। तो इट इज आल्सो, यहाँ पर भी हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहेगा। अर्थ मूविंग अराउंड द सन, अगेन इट इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन, सो सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कभी नहीं हो सकता है। सो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है वही सबसे करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए इनके रिगार्डिंग इस 4 स्टेटमेंट थी, उसमें से हमें ऑप्शन दिए, तो ओनली ऑप्शन नंबर 1, व्हेन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इन दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, बट बेसिक जो फॉर्मूले है जो हमने डिस्कस कर चुके उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों ये। अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से कार क्या हो रही है, मोशन कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो दैट टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये कौन सी स्पीड हो गई उसकी, 90 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द इनिशियल स्पीड, बराबर इस स्पीड से वो मोशन कर रही थी। तो इनिशियल स्पीड कितनी दी है हमें, 90 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। और बाकी की जो क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन में निगेटिव में दिया मतलब रिटार्डेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, इसका मतलब क्या हुआ, SI में दिया, ये भलता ही यूनिट है, तो इसको भी SI में कन्वर्ट करते थे। हमें पता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड करना है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 5/18 and 18 5s are 90, that is equal to 25 meter per second. This is the initial speed or velocity of the car. फिर क्या बोलता, ब्रेक मारा जिसकी वजह से स्पीड कम 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 होते आएगी और फाइनली क्या होगा, कार रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी 0। अब कार के ब्रेक लगाने की वजह से स्पीड कम हुई, तो स्पीड कम हुई तो वहां पे रिटार्डेशन हुआ, दैट इज
नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी चीजें दी है हमें। अब क्या बोला है कि फाइंड हाउ फार द कार विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू द रेस्ट। मतलब ब्रेक लगाने के बाद कार कितने दूर गई रुकने के पहले, रेस्ट में आने के पहले उसने और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए हमें क्वेश्चन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज दी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, और कुछ दिया है कि यहाँ पर नहीं है। तो हमें पूछा है यहाँ पर कि फाइनली उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया जब ये हमारा एक्सेलरेशन इतना हो गया था। तो बताइए कैसे निकालोगे, ऐसा कौन सा इक्वेशन पढ़े हैं जहाँ पे ये दोनों तीनों फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड है। हमारे पास एक इक्वेशन है बच्चों, कौन सा इक्वेशन, v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस as। क्वेश्चन में तो वही पूछा है ना, हाउ फार द कार विल गो बिफोर ब्रॉट टू रेस्ट। मतलब हमें क्या पूछा है, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया रुकने के पहले, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं। बस यही सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना था। बस यही आपसे गलती हो जाती कि हमें वक्त पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना ये नहीं जमता, इसलिए हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल थोड़े टफ लगते। कुछ नहीं है बच्चों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग भी काम करेगा। सिंपल क्या करना है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी है, क्या निकालना है, और ये सब कौन से फॉर्मूले में एक दूसरे से रिलेटेड है, यह आपके दिमाग में आ गया तो आपके लिए न्यूमेरिकल कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो चलिए यहाँ पुट कर देती है। फाइनल वेलोसिटी थी हमारी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 25, तो 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 हो जाएगा, बराबर है। u² मतलब 25² दैट इज 625 इज इक्वल टू ट्वाइस, ए कितना है -0.5, तो -0.5 इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालना था। तो क्या बच गया यहाँ पर, -625 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5 1, माइनस में है तो -1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस निकालना था, ये -1 को डिवाइडेड बाय -625 कर दोगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -625 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस गेट कैंसल एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 625 मीटर, क्योंकि सभी क्वांटिटीज हमने एसआई में यूज की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी था हमारा 625 मीटर इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना है आपको, जो चीजें आपको, जो क्वेश्चंस नहीं जमे उसके एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रहा हूं उसको प्रॉपरली आप नोट डाउन कीजिए। ये सब बेस है बच्चों एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा था, when you know both the speed and direction of object। क्या बोला है, when you know both speed and direction of objects motion you know the, क्या पता चलता है हमें, कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है उसकी स्पीड भी पता है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पता है। तो हम ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किए हैं जिसमें हमें क्या स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलती है, that is nothing but the velocity. Velocity is nothing but a vector quantity which has magnitude as well as direction, and magnitude of the velocity is called as distance. So distance और उसके पास डायरेक्शन भी हो गई, मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। सो क्या पूछा था हमें कि जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन अगर पता है तो हमें क्या पता है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर डी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नाउ नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में क्या पूछा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इनका न्यूमेरिकल रेशियो कैसा रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, है ना। अब हमने बच्चों क्या पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कैसा रिलेशन हो सकता है। जैसे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है,
तो ए से बी की तरफ जाने के लिए ये भी रास्ता हो सकता है। दिस इज पाथ नंबर 1, हमने पढ़ चुके हैं। दिस इज पाथ नंबर 2, ये भी कोई रास्ता हो सकता है, पाथ नंबर 3। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 यहाँ पर 3 पाथ दिखाया, मतलब यहाँ पे 3 अलग अलग डिस्टेंसेस भी हैं। ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो A to B ये एक पाथ नंबर 1, ये भी डिस्टेंस हो सकता है। ये पाथ नंबर 2, इट इज आल्सो अ डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। पाथ नंबर 3 आल्सो अ डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ पाथ 2, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब एक चीज आपको ये क्लियर होगी कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी भी नहीं होगा। तो जब मुझे बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेगा तो इन दोनों का रेशियो कितना रहेगा? इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट से छोटा डिस्टेंस रह सकता है कि दिख रहा है क्या हमें? नहीं, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं रह सकता। तो अगर डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है तो ये रेशियो क्या आएगा? अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो आंसर क्या आएगा? हमेशा लेस देन 1। तो हमें वही चीज पूछा यहाँ पे कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम रहेगा, कभी नहीं रहेगा। मतलब हमेशा कम, लेस देन 1 नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। मतलब इनके रेशियो की वैल्यू 1 हो सकती है, हमेशा 1 से कम नहीं रहेगी। नेक्स्ट इसमें क्या बोला? इक्वल टू 1 और लेस देन 1। यस, इक्वल टू 1 रह सकती है और लेस देन 1 भी रह सकती है जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी था बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में, इट इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी दोनों ऑप्शन में देखिए आप जो एक्सप्लेनेशन बताया उसके हिसाब से ये दोनों ऑप्शन गलत है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला था? अ कार गोज फ्रॉम टाउन ए टू अनादर टाउन बी विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक टाउन ए से टाउन बी पे 40 किलोमीटर पर आवर गया एंड रिटर्न्स बैक टू द टाउन ए विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्या बोला है, सपोज यहाँ पर टाउन ए है और ये है सपोज टाउन बी। ठीक है, सपोज अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमें नहीं पता है। बाद में क्या बोला है? द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो हमें एवरेज स्पीड निकालने कहा है। एवरेज स्पीड मतलब क्या है? अभी पढ़ चुके हम। एवरेज स्पीड मतलब क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बराबर है और अपॉन टोटल टाइम, तभी हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो ना तो हमें टोटल डिस्टेंस दिया है ना टोटल टाइम दिया है बच्चों। देखो आप है क्या क्वेश्चन में, सिर्फ हमें जाते वक्त की स्पीड दी है, कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। सिर्फ इतना ही दिया है। यहाँ से हमें एवरेज स्पीड निकालना है। कैसे निकालोगे? सोचिए जरा। सपोज मान लेते कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा? इट इज x मीटर या x, हाँ ठीक है, x किलोमीटर बोलो। अब कितने टाइम में हो रहा है ये तो हमें पता नहीं है, बराबर है। तो पहले वक्त 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, तो हमें पहले वक्त का टाइम जो रहेगा t1, वो क्या हो जाएगा बच्चों? टाइम मतलब क्या होगा? स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम मतलब क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वक्त का टाइम कितना रहेगा बच्चों? डिस्टेंस कितना था? x, स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। आंसर भी हमारा किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है, इसलिए उसको ऐसे ही रहने देते। फिर दूसरे वक्त B से A आया, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया बट स्पीड अलग थी। कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर दिया है ना। सो दूसरे वक्त कितना टाइम लगा होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड।
तो T1 प्लस T2 मिलकर क्या मिला बच्चों, हमें टोटल टाइम मिल गया। सही है ना, जाते वक्त T1 लगा, आते वक्त T2 लगा। जाते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, आते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, मतलब x प्लस x, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ट्वाइस x हो जाएगा, है ना। x जाते वक्त, x आते वक्त, टोटल टाइम कितना लगा, इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, T1 प्लस T2, मतलब x बाय 40 प्लस x बाय 60। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। अब हम इसका कैलकुलेशन ही कर लेते। पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो V एवरेज इक्वल टू ट्वाइस x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या कर लेते हैं हम, LCM ले लेते हैं ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इन दोनों का डिवीजन हो जाए, 120। तो मैं इसका बेस ले लेता हूँ 120, मतलब LCM ले लेंगे 120। सो 40 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, ट्वाइस x इंटू ये 120 ऊपर चला जाएगा, इंटू 120 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2x दैट इज 5x। सही है। अब ये x से x कैंसिल हो गया, इतनी चीजें नोट डाउन कर लीजिए आप भी। x से x कैंसिल हो जाएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या बचा बच्चों ऊपर 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से अगर 120 को डिवाइड करके देखिए, यह आ जाएगा 24, है ना। और 12 5 जा 60 होता है, तो 24 5 जा कितना हो जाएगा 120, एंड 2 इंटू 24 दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर एवरेज स्पीड। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट डाटा हमें जो दिया है गिवन, वो हमें इनसफिशिएंट लग रहा है। तो ऐसे केस में बच्चों हमें अज्यूम करना पड़ता है। डिस्टेंस हमने मान लिए x, जाते वक्त का टाइम मान लिए T1, आते वक्त का टाइम मान लिए T2, दोनों को अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने उसको सॉल्व किया, और फाइनली वी विल गेट द आंसर दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर A। तो यहाँ पर बच्चों हमने आपके क्वेश्चन में आए हुए ईच एंड एवरी 25 क्वेश्चन विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करवा दिया। तो आपके दिमाग में जो भी डाउट्स आए होंगे वाइल सॉल्विंग द पेपर, वो सब यहाँ पे मैंने क्लियर करवाया हूँ। आप इसे जो जो चीज़ों में डाउट आए थे वो आप कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन के साथ। जो नया पेपर होगा आपका नेक्स्ट, उसके बाद हम फिर से मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।